सभी लोग। आइए सर्किल और ट्रिंगल के बाद अगला टॉपिक हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ज्योमेट्री का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम लोग बिंदु पर आधारित गणना किया जाता है। किसी भी पॉइंट पर आधारित गणना को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। बिंदु, एक कल्पना कीजिए कि यदि हम आपसे बोले, किसी भी विद्यार्थी से ये हम बोलते हैं कि विद्यार्थीगण से इस पर एक बिंदु लिखिए, तो कोई भी विद्यार्थी क्या करेगा? कोई विद्यार्थी यहाँ पर एक बिंदु दे देगा, कोई एक विद्यार्थी यहाँ पर बिंदु दे देगा, कोई यहाँ पर दे देगा, कोई यहाँ पर दे देगा। यानी जहां जिसका मन करे वहां पर कोई भी बिंदु अपना दर्शा सकता है। क्यों? क्योंकि हम आपको पूरा बोर्ड पर बिंदु दर्शाने के लिए। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये बिंदु कोई निश्चित स्थान पर नहीं, किसी का निश्चित पहचान नहीं हो पा रहा है। अतः किसी भी कोऑर्डिनेट में किसी भी बिंदु को एक निश्चित पहचान देने के लिए हमें अक्षों की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि कोऑर्डिनेट में जो बिंदु की गणना होती है वो अक्ष के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे देखिए, ये विद्यार्थीगण, ये आपका ऐसे, ये ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। अब यदि हम किसी बिंदु का निर्धारण करेंगे तो वो एकदम फिक्स होगा कि नहीं, एक्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग इसे हमको नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग नाम देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग नाम दे देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम लोग नाम दे देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में हम लोग बांट दिया जाता है। किसी बिंदु का निश्चित लोकेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग इस क्वाड्रेंट का मदद लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप एक बात देखे होंगे कि यदि हम ग्लोब पर किसी भी स्थान को निर्धारित करते हैं, सही दिशा कहाँ पर है, किसी भी जगह किसी भी देश को निश्चित लोकेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग ग्लोब पर देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। ये अक्षांश और देशांतर रेखा काल्पनिक खींची जाती है। क्यों खींची जाती है? क्योंकि हम लोग किसी भी शहर, किसी भी देश का बढ़िया से लोकेशन प्राप्त कर सके। यही कारण है कि किसी बिंदु का निश्चित लोकेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग को अक्ष की जरूरत पड़ती है। अब देखिए जाए, यहाँ पर हम लोग तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि यहाँ देंगे तो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हम यहाँ पर यदि दे दें तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो बिंदु है निगेटिव में एक्स एक्सिस पर है। इस तरह का हम लोग अब निश्चित लोकेशन हो जाता है बिंदु का। यही कारण है कि किसी बिंदु को निश्चित स्थान प्राप्त करने के लिए हम लोग एक्सिस की मदद लेते हैं। देखिए, इसे हम लोग इस एक्स एक्सिस को हिंदी में कहते हैं भुज। यह भुज के नाम से जानता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा कहा जाता है इंग्लिश में। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोटि, और इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसे हम लोग भुज और इसे हम लोग कोटि कहते हैं। देखा जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह जो है जहां पर दोनों अक्ष कटते हैं इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यह ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इस ओरिजिन का नियामक हमेशा शून्य और शून्य होता है, दैट मीन्स कि 0 0 होता है। यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं तो किसी भी बिंदु का निर्धारण हम लोग एक्स और वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में करते हैं। दैट मीन्स कि यदि हम ये बिंदु यहाँ पर निर्धारित करते हैं तो ये होता क्या है, इसे हम लोग कहेंगे इस तरह से कि यह यदि हम इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालते हैं, यह बिंदु x अक्ष पर लंब डालता है और इधर से यदि हम y अक्ष पर लंब डालते हैं, ये x एंड y, तो होता क्या है विद्यार्थीगण कि यदि किसी बिंदु से x अक्ष की लंबवत दूरी, किसी ध्यान से सुनिएगा, किसी बिंदु से x अक्ष पर लंबवत दूरी y को रिप्रेजेंट करता है और किसी बिंदु से y अक्ष पर लंबवत दूरी x को रिप्रेजेंट करता है। यह रिप्रेजेंटेशन। तो आइए विद्यार्थीगण, इस बिंदु के यहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही स्टार्ट यहीं से हम लोग करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसे मिटा दिया जाए, आप लोग देख ले। देखिए, यदि हम इस तरह से एक एक्सिस लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। हम जानते हैं विद्यार्थीगण कि यह आपका ओरिजिन कहलाता है 0 0, यह इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यदि हम इसमें यदि एक्स और वाई
कोई पॉइंट लिए जो कि x और y है, तो ये विद्यार्थीगण हमेशा याद रखिएगा, पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में कोई भी बिंदु का निर्धारण करते हैं, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों बिंदु पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये लाइन इधर से पॉजिटिव और ये भी विद्यार्थीगण ऊपर में पॉजिटिव, तो हम लोग जान रहे हैं x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो अतः दोनों पॉजिटिव में होगा। यही यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि x एक्सिस आपका निगेटिव हो जाता है, तो x निगेटिव हो जाएगा और y आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट x और y का जो चिन्ह रहेगा वो आपका माइनस और प्लस के रिस्पेक्ट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब बात करते हैं तो देखिए x भी निगेटिव हो गया और y भी निगेटिव हो गया, अर्थात इसमें जो x और y का बिंदु नियामक होगा वो विद्यार्थीगण निगेटिव और ये भी निगेटिव निगेटिव के रिस्पेक्ट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो यह x और y, यहाँ पर आप गौर करेंगे कि x मेरा तो पॉजिटिव है लेकिन y मेरा निगेटिव, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। तो ये चिन्ह से हम इस क्वाड्रेंट का पता कर सकते हैं, कोई भी बिंदु किस लोकेशन में है ये हम लोग जान सकते हैं। आइए विद्यार्थीगण आगे चलते हैं। अब यदि हम मान लेते हैं इस प्रकार से ये ऐसे और ये विद्यार्थीगण ऐसे, कोई बिंदु हम लोग दे दिए हैं, यह x एंड y है, ठीक है। तो एक बात गौर कीजिएगा, अभी तुरंत जैसे हम लोग बताएं कि किसी भी बिंदु से x अक्ष पर की लंबवत दूरी, किसी भी बिंदु से x अक्ष पर लंबवत दूरी y को रिप्रेजेंट करता है और किसी भी बिंदु से y अक्ष पर लंबवत दूरी यह x को रिप्रेजेंट करता है, यह आप जाने हैं। तो आप यह चीज गौर करेंगे कि यदि हम किसी भी बोल दिए कि कोई भी बिंदु, कोई भी विद्यार्थीगण पॉइंट ओरिजिन से, दैट मींस कि मूल बिंदु से कितना डिस्टेंस पर है, कोई भी बिंदु ओरिजिन से मूल बिंदु से कितना डिस्टेंस पर है, तो आप एक बार गौर करिएगा, यदि हम यहां से इसको मिला देते हैं, यह डिस्टेंस कहीं भी ये किसी क्वाड्रेंट में हो सकती है, ऐसी अवस्था किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो आप यह गौर करेंगे कि यह आपका x नीचे हो गया और आपको यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अर्थात यदि हम इसे r द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि r बराबर ये विद्यार्थीगण रूट अंडर पाइथागोरस से x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। तो आप यह चीज ध्यान देंगे, यह आपका यह r से रिप्रेजेंट करें या d से रिप्रेजेंट करें, यह r दैट मीन्स कि हम यदि हम आपसे निकालने के लिए बोल दें कि बताइए कोई भी पॉइंट का मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या होगा, तो मूल बिंदु से डिस्टेंस के लिए जो भी पॉइंट रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हम लोग प्रयोग करेंगे। मूल बिंदु से लिख लीजिएगा नोट करके कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। आइए कोऑर्डिनेट का हम लोग बेसिक, एकदम बहुत बेसिक बात अभी सीखे हैं, अब इससे हम लोग थोड़ा अपना रास्ता कंपटीशन लेवल की ओर करते हैं। तो एक एक करके हम सारा थ्योरम पहले पढ़ाएंगे, फिर इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन वर्तमान में पूछे गए हैं एक एक करके हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इससे आगे हम लोग चल सकते हैं। सबसे पहला बात विद्यार्थीगण हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट में पहला ये चीज होता है, पहला थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि इसका पोलर, कोई भी पॉइंट का पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म के बारे में ध्यान देंगे विद्यार्थीगण। पोलर फॉर्म जैसे कि मान लेते हैं यह एक बिंदु दे दिए और हम ये बोल दिए कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोलर फॉर्म क्या होगा या पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ध्यान देंगे किसी भी बिंदु का यदि पोलर फॉर्म हम लोग लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं यह आपका x एंड y है और इस बिंदु का हम लोग पोलर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, तो एक बात गौर करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से यदि हम इसको मिला दें ये बिंदु को इस प्रकार से, ये ऐसे, तो आप ये चीज जान चुके हैं विद्यार्थीगण कि ये आपका y होगा और आप ये भी जान चुके हैं कि ये आपका x होगा। यहाँ तक आप लोग जान चुके हैं। यहाँ से ये आपको r रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यदि हम मान लेते हैं इस बिंदु का पोलर फॉर्म लिखते हैं या मान लेते हैं कि ये x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना है, तो पोलर फॉर्म सबसे पहले है क्या? पोलर फॉर्मेशन किसी भी बिंदु को त्रिकोणमितीय कंपोनेंट के रूप में प्रदर्शित करना पोलर फॉर्म कहलाता है। अर्थात बिंदु को त्रिकोणमितीय कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना पोलर फॉर्म कहलाता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थीगण कि यदि हम यहाँ से जाने तो हम इसमें दो थीटा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि यहाँ से x है तो ये भी तो आपका x हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि पहले हम लोग लेते हैं
कोस थीटा, ध्यान देंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में, तो कोस थीटा बराबर होता है विद्यार्थीगण आधार और बट्टे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार x और बट्टा में विद्यार्थीगण r हो जाएगा कोस थीटा। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम लोग साइन थीटा लेकर चले तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका y है और बट्टा में हाइपोटेनस आपका r है, ये आपका। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ से इसमें से यदि हम x रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहते हैं x का, तो x बराबर होगा क्या, x बराबर इधर आएगा, तो ये आपका r और ये आपका कोस थीटा। और यदि हम इसमें से लेकर चलते हैं और यहाँ से निकालते हैं y, तो y बराबर क्या होगा विद्यार्थीगण, तो ये आपका इधर आएगा, तो ये r और ये साइन थीटा। दैट मीन्स कि यदि हम इस पॉइंट का पोलर फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आपका पोलर फॉर्मेशन होगा x एंड y का पोलर फॉर्मेशन क्या होगा विद्यार्थीगण, तो आप कह सकते हैं कि सर r cos थीटा और r sin थीटा, ये विद्यार्थीगण पोलर फॉर्मेशन लिखने का तरीका है। हाँ, यदि एग्जामिनेशन में आपका ये कोण दे दे, कोण देकर बोलेगा कि इस बिंदु का पोलर फॉर्मेशन पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों थीटाओं के जगह पर कोण को लिख देंगे, दोनों थीटा के जगह पर कोण आपको दे सकता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे यहाँ तक आप लिख लेंगे, ये पोलर फॉर्मेशन है। पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे कह देगा बिंदु 3, 4 जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, उसका पोलर फॉर्मेशन ज्ञात करें। यह है विद्यार्थीगण क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये आपको देख लिए कि ये आपका एंगल हो गया, ये आपका यहाँ से हम लोग मिला देंगे, तो ये आपका बिंदु हो गया 3 और 4, ये 3 और 4। इसके साथ ये बना रहा है विद्यार्थीगण कितना 30 डिग्री का कोण ना, तो इसी का हम लोग को पोलर फॉर्मेशन लिखना है। ये फाइंड आउट द पोलर फॉर्मेशन ऑफ 3, 4। तो पहला बात यदि ये 3 और 4 है तो आप ये चीज निश्चित कर चुके हैं कि ये आपका हो जाएगा, हम बोले हैं कि किसी बिंदु से x अक्ष पर ये y का वैल्यू होता है और ये आपका 3 हो जाएगा। जब ये 4 और 3 हो गया विद्यार्थीगण, तो आप ये चीज गौर करेंगे कि ये आपका r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि r का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पर हो गया, ये 5 हो गया। तो आप यह कह सकते हैं विद्यार्थीगण कि यदि ये 4 है, ये 3 है, तो इसका वैल्यू हमारा हम जानते हैं ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। अब आप गौर करेंगे, यदि हम आपको बताए थे कि यदि हम इसका पोलर फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो आपको हम ये चीज बताए थे कि x एंड y का पोलर फॉर्मेशन क्या होता है, ये r और सबसे पहले आपका कोस थीटा एंड r और ये आपका sin थीटा, ठीक है। तो वी नो दैट विद्यार्थीगण r का वैल्यू 5, ये 5 और कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री एंड ये r का मान 5 और sin थीटा, तो ये आपका sin 30 डिग्री। हाँ, यह चीज ध्यान देंगे, जब भी हमको पोलर फॉर्मेशन लिखना है तो यहाँ पर इन दोनों का हम लोग वैल्यू नहीं लिखेंगे। यदि हम वैल्यू लिखेंगे तो फिर से मेरा यही आ जाएगा, ये 3 और 4 ही आ जाएगा। तो पोलर फॉर्मेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण
कि पोलर फॉर्मेशन लिखने के लिए पॉइंट को त्रिकोणमितीय कंपोनेंट के रूप में ही लिखना जरूरी है। तो ये पोलर फॉर्मेशन हो गया। अब ये पोलर फॉर्मेशन उतार लीजिए। आइए एक एक करके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट का सारा थ्योरम देखते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इन छोटे छोटे फार्मूलाओं को दिमाग में रखने से ही आपका सोच डेवलप होगा, और जिस दिन इसका सोच डेवलप होगा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला थ्योरम में यही हम लोग लिखेंगे कि मूल बिंदु से, अभी तुरंत हम निकाल के दिखाए हैं हम पहला में, कि मूल बिंदु से, ये आपका मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी, तो ये हम लोग अभी निकाले हैं कि ये दूरी जो होती है डी बराबर हो जाता है रूट अंडर ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है वाई। यह पहला ये अच्छी रिजल्ट आप दिमाग में रखेंगे। फर्स्ट रिजल्ट यही है विद्यार्थीगण कोऑर्डिनेट में कि यदि मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मांगता है तो रूट अंडर। दूसरा बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे दूसरा बात, कि यदि हमारा दो बिंदु दे दें, कहीं से भी दो पॉइंट दे दे और उनके बीच की डिस्टेंस आपको ज्ञात करने के लिए बोल दे, कहीं से दो बिंदु उठाकर दे दे और बोले उनके बीच की दूरी, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा थ्योरम है इसमें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा थ्योरम देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमें फाइंड करनी हो तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। ये आपका ऐसे, यहाँ मान लेते हैं ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये मान लेते हैं x1 है और ये y1 है, और ये ले लेते हैं x2 है और ये y2 है। यही दो बिंदु हैं, इन्हीं के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि विद्यार्थीगण हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है तो एक बात आप यहाँ पर गौर करिएगा, यदि हम इसको इस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से यदि हम इसको दर्शाना चाहें, यदि हम लोग यहाँ से लंबवत यहाँ पर दूरी डिस्टेंस लंबवत करें, यहाँ से ऐसे ये रहा, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा y1। यहाँ से यदि इसको इससे मिला दें, शुरुआत हम यहीं से किए हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा y2 पूरा। क्लियर है? इसे हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस और इसे हम लोग वाई एक्सिस। यदि हम यहाँ से इसे यहाँ से लंब डालें, दैट मीन्स कि किसी बिंदु से वाई अक्ष पर जो लंब डालते हैं वो कहलाता है x1, और किसी बिंदु से यदि हम लोग वाई अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका x2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताइए, यदि हम यहाँ से ऐसे कर दें, यहाँ से एक लंब इस रेखा पर डाल दें, इसी को आगे बढ़ाते हुए ये ऐसे यहाँ पर, तो आप ये गौर करे होंगे कि यदि यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन चला तो ये यदि y1 है तो यहाँ नीचे तक ये पूरा y1 हो जाएगा। जब विद्यार्थी नीचे तक पूरा y1 हो जाएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, ये यहाँ से y1 तो ये यहाँ तक विद्यार्थी y1 हो जाएगा, तो बताइए ये डिस्टेंस के लिए बचा कितना? तो इसके लिए आपको बचेगा, आप कहिएगा कि सर पूरा y2 है और ये पैरेलल आया तो यहाँ तक y1, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस होगा ये आपका y2 माइनस y1 होगा। क्लियर है? y2 माइनस y1। उसी प्रकार से यदि हम विद्यार्थीगण यहाँ से इसको, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपको गौर करेंगे, ये आपका x1 है और ये पूरा x2 है। यदि यहाँ से हम लोग ऊपर में इसको पैरेलली आगे बढ़ा दें यहाँ तक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप एक गौर करे होंगे विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक x1 है और ये पूरा x2 है, यहाँ तक x1 है और ये पूरा x2 है, तो हम आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं ना कि सर जब ये x1 है और ये पूरा x2 है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा x2 और माइनस x1, इसको हटाएंगे, पूरा x2 और ये x1, तो ये जो डिस्टेंस विद्यार्थीगण होगा ये वाला क्या कहलाएगा? तो ये जो कहलाएगा
x2 माइनस x1। क्या यहां तक क्लियर है? x2 माइनस x1। तो अब एक बात बताइए, ये यदि डिस्टेंस d हुआ तो हम ये कह सकते हैं ना इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं d बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि सर ये तो पाइथागोरस कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो बस वही चीज हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो भी पहले x1 को पहले हम लोग लिखते हैं x वाला टर्म्स को, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस ये विद्यार्थीगण हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस सूत्र। यहाँ से हम लोग ऐसे भी देखते हैं कहीं कहीं d इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट भी हम लोग कर देते हैं, अंडर रूट ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला और बहुत ज्यादा इसका कोऑर्डिनेट में यूज होगा, तो यह ध्यान देंगे। डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से? यहाँ से। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण, अगला देखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा बेसिक बातों पर आप ध्यान दीजिएगा और जो जो जैसे हम बात कर रहे हैं उस प्रकार आप कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। एक्चुअली होता है कि बार बार वीडियो को खोल कर देखना तो अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी आप वीडियो देखें आप पूर्णतः सारे चीज़ों को एक के बाद एक नोट करते चले गए। जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती थी उसी प्रकार से आपको पूरा कोऑर्डिनेट हम आपके सामने पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आपको कोऑर्डिनेट का पार्ट 2, आज स्टार्टिंग है, छोटा वीडियो है, कल बड़ा वीडियो है।